भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व, जो 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। भारत में व्यापारिक बैंकें सार्वजनिक एवं निजी मालिकी वाली दिखाई देती है। 1991 के आर्थिक परिवर्तनों के बाद निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी प्रवेश हुआ। भारत में व्यापारिक बैंकें सार्वजनिक एवं निजी मालिकी वाली दिखाई देती है। ये दोनों अर्थ आप जानते हो, सार्वजनिक मतलब सरकार और निजी मतलब व्यक्तिगत या स्वयं। 1991 के आर्थिक परिवर्तनों के बाद निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी निवेश हुआ। व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का कार्य करती हुई जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का कार्य करती हुई जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची में प्रवेश पाई हो या स्थापित हुई हो, उसे शेड्यूल या सूचित बैंक कहते हैं। और ये सही बैंकें हैं। ऐसे बैंकों में रिजर्व बैंक के सभी नियम तथा कायदे कानून लागू पड़ते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं सूचित बैंकों का ये जो चार्ट दिया गया है। सूचित बैंक जिसके 2 भाग है, व्यापारिक बैंक या सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंकों का पहला भाग है सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारी बैंक, निजी क्षेत्र की व्यापारी बैंक, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक के बाद ये चार्ट भी आपको बनाना आवश्यक है। मौद्रिक नीति, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रण करने संबंधित नीति, उसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा, मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रण करने से संबंधित नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति में जब असंतुलन होता है तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है। मौद्रिक नीति को सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक नीति अर्थात मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। अगर सामान्य रूप से हम परिभाषा देखें तो सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक के हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों की सुपुर्द करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। तो ये सारी चीजें हमने मौद्रिक नीति की परिभाषा के रूप में देखा। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति के साधन। तो मौद्रिक नीति के मुख्य साधनों को निम्न प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है परिमाणात्मक साधन और दूसरा नंबर है गुणात्मक साधन। हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे परिमाणात्मक साधन, जिसकी परिभाषा इस तरह से है। परिमाणात्मक साधन समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, इसलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहते हैं। तो हमने सर्वप्रथम देखा परिमाणात्मक साधन जो समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, इसलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहा जाता है। परिमाणात्मक साधन में पहला नंबर आता है बैंक दर। बैंक दर अर्थात ब्याज का दर प्रतिशत। जब व्यापारिक बैंकें मुद्रा की कमी महसूस करती है तो वे आरबीआई से मुद्रा उधार लेती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है अर्थात लंबे समय के लिए कर्ज देती है। जिस ब्याज की दर पर देती है उसे बैंक दर कहती है। मैंने आपको पहले बताया बैंक दर अर्थात ब्याज का दर, ब्याज का प्रतिशत। जब व्यापारिक बैंकों को अपने बैंकों में मुद्रा की कमी महसूस होने लगती है तब वह आरबीआई से
मुद्रा उधार लेती है और ये मुद्रा दीर्घकालीन ऋण के लिए होता है और उसके ऊपर जो ब्याज का प्रतिशत निश्चित किया जाता है उसे हम कहते हैं बैंक दर। आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंकों को भी ऋण लेना महंगा पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है बच्चों कि जब भी ब्याज का दर प्रतिशत बढ़ेगा तो कर्ज लेना महंगा पड़ता है, तो वह प्रजा को भी ऊंची ब्याज के दर पर ऋण प्रदान करती है। ये सीधी सीधी भाषा में आप समझ गए कि व्यापारी बैंकों को जब मुद्रा की कमी होती है तो आरबीआई से मुद्रा उधार लेती है। आरबीआई जो व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है उसके ऊपर, उस ऋण के ऊपर ब्याज की दर निश्चित करती है जिसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जो ऋण दे रही है उसका ब्याज बढ़ा देती है जिससे व्यापारिक बैंक को ऋण लेना महंगा पड़ता है और वो बढ़ा हुआ ब्याज वह किससे वसूल करती है? प्रजा को। जब प्रजा को ऋण की जरूरत होती है तब प्रजा व्यापारिक बैंकों से लोन लेती है अर्थात ऋण लेती है जिसके ऊपर व्यापारिक बैंक भी ऊंची ब्याज मतलब अधिक ब्याज का प्रतिशत वसूल करते हैं। तो प्रजा को ऊंची ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती है और ब्याज की दर बढ़ने से प्रजा भी लोन कम लेती है। तो आपने देखा कि आरबीआई व्यापारिक बैंक को जो दीर्घकालीन ऋण दे रही है उस ऋण के ऊपर ब्याज का दर निश्चित किया जाता है जिसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों को ऊंचे दर पर ब्याज देती है, ऊंचे दर पर ऋण देती है, तो व्यापारिक बैंक भी उसी प्रकार से प्रजा को भी ऊंचे ब्याज पर लोन देती है जिसके कारण ब्याज दर बढ़ने से प्रजा भी लोन कम लेती है। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति घटती है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति हो तब आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति घटा देती है। आपूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति हो अर्थात जब मुद्रा की मंदी हो, ज्यादा मांग हो गई हो, ठीक है, तब आरबीआई अपना बैंक दर मतलब ब्याज का दर बढ़ाती है और मुद्रा की पूर्ति घटा देती है। जब बाजार में मुद्रा ज्यादा से ज्यादा आ गया हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे हो तो पूर्ति को घटा देती है जिससे कि लोगों को अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने में तकलीफ ना हो। अमीर वर्ग तो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेगा लेकिन गरीब वर्ग उसे पूरा कर सकता नहीं है। तब मुद्रा की पूर्ति घटा देती है जिससे मुद्रास्फीति कम होती है। अब अगर अर्थतंत्र में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाए तो उच्च वर्ग, अमीर वर्ग जो है मुंह मांगी कीमत पर अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेगा जिससे वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ने लगेगी। लेकिन जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो उस वस्तु की उतनी कीमत दे नहीं सकता। इसलिए आरबीआई क्या करती है? बैंक दर बढ़ा देती है, ब्याज का दर बढ़ा देती है जिससे अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति घटती है जिससे मुद्रास्फीति कम होती है। अगर मंदी हो तो इसका उल्टा किया जाता है। मंदी होगा तब क्या होगा? बैंक दर घटा देगी आरबीआई ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा ऋण ले और बाजार में फिर से पैसे को पूंजी निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें ताकि अर्थतंत्र को लाभ हो। जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अभी मैंने बताया कि मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो, जितनी मांग हो उससे ज्यादा ही मुद्रा बाजार में हो तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। और इसका उल्टा हो मतलब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम हो तब उसे क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तब मुद्रास्फीति होती है, लेकिन जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम हो तो क्या होता है? मंदी सर्जित होती है। तो ये आपने जानकारी ली बैंक दर की। दूसरा पॉइंट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दूसरा परिमाणात्मक साधन का नंबर है। परिमाणात्मक साधन का दूसरा पॉइंट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन मतलब बहुत ही कम समय के लिए, जैसे 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जितने कम समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वह आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है और जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं
कि जब व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन, आपको एक वाक्य में भी आएगा, अति अल्पकालीन अर्थात कितने समय के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन, जितने कम समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वो आरबीआई से मुद्रा लेती है। और आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जो मुद्रा प्रदान करती है, जिस दर से ब्याज के जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में रेपो रेट किसे कहते भी पूछा जाएगा। रेपो रेट में रेपो अर्थात रीपर्चेज रेट, अल्पकाल में इस प्रकार का ऋण लेने के लिए व्यापारिक बैंक आरबीआई को निश्चित बट्टे की दर पर वापस लेने की शर्त पर अपने पास पड़ी हुई जामीनगिरी बेचती है। इस बटाव यानी बट्टे की दर को रेपो रेट कहते हैं। यानी जितनी रकम वो ले रही है व्यापारिक बैंक आरबीआई से, उसके बदले में कुछ वस्तुएं या उतनी रकम की वस्तु या चीज जामीनगिरी के रूप में आरबीआई को सौंपी जाती है और उसके बदले में जिस ब्याज के दर से वो रकम दे रही है शर्त के अनुसार वो चुकाएगी वापस, उसे हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, मतलब जब मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो रही हो तब व्यापारिक बैंकों को जब अपना पैसे के लिए जब आरबीआई से पैसे लेने पड़ते हैं, ऋण लेना पड़ता है, तब आरबीआई क्या करती है, ब्याज दर रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंक कम ऋण ले और प्रजा को ऊंची दर पर ऋण प्रदान करे। इस प्रकार प्रजा भी क्या करेगी, कम ऋण ले और मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रास्फीति घटे। देखा, ये पहले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि जब भी मांग की तुलना में मुद्रा अधिक हो जाती है बाजार में तब मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई हो जाती है, लोग मुंह मांगी कीमत देकर वस्तु खरीदने लगते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए आरबीआई व्यापारी बैंक को जो रेपो रेट दे रही है, जो दर पे दे रही है, वो दर बढ़ा देती है। जब व्यापारिक बैंक को महंगा ब्याज पर रकम मिलेगा तो व्यापारिक बैंक भी प्रजा को महंगे दर पर, ऊंचे दर पर ऋण प्रदान करेगी, जिससे प्रजा भी कम ऋण लेगी और मुद्रा की पूर्ति बाजार में अपने आप घटेगी, जिससे मुद्रास्फीति घटेगी। लेकिन जब मंदी का समय होता है तब आरबीआई रेपो रेट नीचा कर देता है। जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए, मतलब जब कभी आरबीआई को आर्थिक तंगी होती है और उसे अल्पकाल के ऋण चाहिए, तब व्यापारिक बैंकों के पास से आरबीआई को अल्पकाल के ऋण चाहिए तब वो व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट अधिक हो तब व्यापारिक बैंकें आरबीआई को लोन देने के लिए अधिक आकर्षित होती है। तो देखा आप लोगों ने, जब कभी आरबीआई को आर्थिक तंगी आती है, उसे जब पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो व्यापारिक बैंकों से ऋण अल्पकाल के लिए लेती है। और जब ऋण वो लेती है तब व्यापारिक बैंकों की ऐसी इच्छा होती है कि उस समय रिवर्स रेपो रेट मतलब ब्याज का दर ऊंचा हो, और जब रिवर्स रेपो रेट मतलब ब्याज का दर ऊंचा होता है तब व्यापारिक बैंक ये चाहती कि आरबीआई उनसे पैसे ले। जैसे व्यापारिक बैंक आरबीआई से पैसे लेती थी तो ऊंचा ब्याज दर चुकाना पड़ता था, उसी प्रकार व्यापारिक बैंकों से जब आरबीआई पैसे लेती है तो व्यापारिक बैंक भी ये चाहती है कि उसका ब्याज दर ऊंचा रहे। तीसरा मुद्दा हम शुरुआत करेंगे, संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। परिमाणात्मक साधन का तीसरा मुद्दा है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है कि जहां पर सतत संकटकालीन संयोगों में और मुद्रा के संकट अर्थात मुद्रा के कमी के समय व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरी अर्थात सिक्योरिटी को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण लेती है। यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। 2016 में यह दर 7% थी, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो आपने परिमाणात्मक साधन का तीसरा पॉइंट देखा, संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। यह एक ऐसी व्यवस्था है जब सतत संकटकालीन संयोग हो या मुद्रा की कमी हो तब व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से रकम ऋण लेती है, बदले में सिक्योरिटी मतलब जामीनदारी
कुछ उस रकम के बदले में रखती है, गिरवी रखती है, जिसके बदले में ऋण दिया जा सके। यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। रेपो रेट मतलब जो ब्याज दर है उससे अधिक होता है। 2016 में यह दर कितनी थी? 7% थी। परिमाणात्मक साधन का चौथा पॉइंट है नगद रक्षित कोष के अनुपात प्रमाण में परिवर्तन, जिसे हम CRR कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। RBI की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम RBI के पास नगद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। कोई भी बैंक हो, अगर कोई बैंक खुल रही है, किसी भी बैंक की स्थापना हो रही है, तो उसका कुछ रकम आपको RBI के यहाँ जमा करना पड़ता है कि जब कभी व्यापारिक बैंकों में आर्थिक संकट हो, लोगों के पैसे, प्रजा के पैसे को चुकाने की क्षमता ना हो, तो RBI उसकी मदद कर सके। तो ये जो प्रश्न एक अलग रूप से भी आएगा। RBI की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम RBI के पास नगद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। शुरुआत के वर्षों में यह प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% था और दीर्घकालीन जमा राशि का 2% जितना निश्चित हुआ था। 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3% से 15% के बीच CRR रखना निश्चित किया गया। RBI अपनी आवश्यकता के अनुसार CRR बदलता रहता है। ठीक है, अब इसी CRR का मैं एक उद्देश्य बता रहा हूं। CRR का मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नगद मुद्रा रहे, जिससे किसी भी संयोग में तमाम ग्राहक अपनी जमा राशि वापस ले तो उनको देने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। अभी मैं यही जिक्र कर रहा था कि CRR इसलिए होता है कि कोई भी बैंक की स्थापना हो तो उसका कुछ हिस्सा RBI के पास जमा करना पड़ता है कि आने वाले भविष्य के समय में व्यापारिक बैंकों के पास आर्थिक संकट हो या ग्राहकों को चुकाने के लिए उसके पास पैसे ना हो, तो RBI उसकी मदद कर सके ताकि बैंकों की छाप बनी रहे, खराब ना हो और ग्राहक अपने पैसे वापस ले सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। साधन का पांचवा मुद्दा, परिमाणात्मक साधन का पांचवा मुद्दा, वैधानिक तरलता का प्रमाण। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नगद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना आवश्यक है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। SLR का पूरा नाम यहां दिया गया है, जो आपको पूछा भी जाएगा 1 नंबर में। SLR ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूति में निवेश होता है। तो आपने ये देखा इस लाइन का मतलब कि बैंकों की जमा राशि जितनी भी अधिक हो उसका ज्यादातर प्रमाण सरकारी प्रतिभूति मतलब सरकारी व्यवसाय में सरकारी पूंजी निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है। अब परिमाणात्मक साधन का छठा मुद्दा है खुले बाजार की क्रियाएं। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है, अर्थात सरकारी सार्वजनिक जो जमीनें हैं या संपत्ति है उसका क्रय विक्रय करती है या सरकार के पैसों के द्वारा चीजों को खरीदती या बेचती है। जब RBI सरकार के पास से प्रतिभूति का क्रय करती है तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और जब खुले बाजार में बेचती है तब मुद्रा की पूर्ति घटती है। इस प्रकार का क्रय मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद परिमाणात्मक साधन का सातवां और अंतिम मुद्दा है RBI के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने हेतु नीति। जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए तब RBI के मुद्रा भंडार के खाते में
वृद्धि कमी होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करके अपने हिसाब में संतुलन बनाए रखती है, जिससे समस्त मुद्रा व्यवस्था में संतुलन बना रहे। अर्थात जब कभी भी आरबीआई के मुद्रा भंडार में वृद्धि या कमी होती है तब वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है अथवा बेचती है, ताकि आरबीआई के मुद्रा भंडार में संतुलन बना रहे और किसी प्रकार की मुद्रा व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो। इसलिए यह सारी चीजें बनाई गई है, नीति नियम बनाए गए। तो हमने सर्वप्रथम मौद्रिक नीति के प्रथम साधन का परिचय लिया, परिमाणात्मक साधन। अब हम शुरुआत करेंगे दूसरा नंबर, जिसका नाम है गुणात्मक साधन। गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। अभी हमने परिमाणात्मक साधन पढ़ा था, जिसकी परिभाषा थी कि वो समस्त अर्थतंत्र में एक समान असर पहुंचाती है, जबकि गुणात्मक साधन में देखा आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। गुणात्मक साधन का परिभाषा आपने देखा। अब पहला इसका मुद्दा है सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंक के ऋण देती है तब वह ऋण वापस आए, इसकी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है। अब ये तो मुझे लाइन बताने की जरूरत है ही नहीं है कि बैंक जब किसी को ऋण देती है अर्थात लोन देती है तो उसे पूरा करना हर एक प्रजा का, हर एक व्यक्ति का फर्ज होता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर उस ऋण को नहीं चुकाती तो बैंक उसके बदले में जितना उसने ऋण दिया उसके बदले में उतनी संपत्ति की वस्तु जब्त कर लेती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ दिया गया कि सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंकें ऋण देती है तब वह ऋण वापस आए, इसकी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है। इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनकी कोई संपत्ति जैसे जेवर, जमा राशि, कार, घर, जमीन इत्यादि सुरक्षा गारंटी के रूप में लिखा लेती है। अभी मैंने आपको ये बताया बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति बैंक का ऋण या लोन नहीं चुकाती तो उसके बदले में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। यदि कोई ग्राहक बैंक की शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस न चुकाए तो बैंक सुरक्षा के रूप में रखे इन साधनों को जब्त कर लेती है। गरीब किसान के पास से नहीवत और बड़े धंधे के मालिकों से बड़े प्रमाण में सुरक्षा और गारंटी लिखाई जाती है, क्योंकि बच्चों गरीब किसानों के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं होती, जबकि बड़े धंधेदार मालिकों के पास, उच्च वर्ग, अमीर वर्ग के पास ऐसी सुरक्षा गारंटी बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा मुद्दा है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई या व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है, इकाई अर्थात कंपनी को, इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं। आरबीआई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया गरीब किसान, तो गरीब वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरबीआई अलग अलग मार्जिन लेती है और उच्च वर्ग, अमीर वर्ग के लिए अलग मार्जिन होता है। दोनों अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन होता है। तीसरा मुद्दा ऋण की अधिकतम सीमा। किसी भी व्यक्ति को या इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा आरबीआई निश्चित करता है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इकाई को कितना ऋण देना है, किस प्रकार का ऋण देना है, यह निश्चित आरबीआई नाम की बैंक करती है। चौथा, भेदभाव युक्त या भेद पार की ब्याज की दर। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है, जिसे भेदभाव युक्त ब्याज दर की नीति कहते हैं। उदाहरण के रूप में एक गरीब किसान को कृषि की प्रवृत्ति के लिए खूब नीची दर पर ऋण दिया जाता है,
जबकि एक धनिक वर्ग के लोगों को घर या कार खरीदने के लिए खूब ऊंची दर से ऋण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आरबीआई अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर निश्चित करती है। उसी अलग अलग वर्ग और अलग अलग ब्याज की दर को भेदभाव युक्त या भेद पार की ब्याज की दर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ा, जिसके दो साधन देखे, परिमाणात्मक साधन और गुणात्मक साधन।